हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रीवियस सीरीज में इकोनॉमिक्स वाली जो हमने शुरू की हुई है स्क्रैच टू हैच वाले में, जहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द किंग डिमांड कर्व, जो कि एक टाइप ऑफ मार्केट है ऑलरेडी। कहाँ पर? ओलिगोपोली में। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप कंटिन्यू करिएगा प्रीवियस अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस बिगिन। सो पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं कि भाई कहां पर से ये चीज आई है। स्विस किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली मॉडल। द किंग डिमांड कर्व इन अ ओलिगोपोली was developed by Paul and Sweezy in 1939। 1939 में एक इकोनॉमिस्ट रह चुके थे जो पॉल एंड स्वीजी। इन्होंने ये किंग डिमांड कर्व मार्केट का कंसेप्ट लेकर आया है, जो कि क्रिएट होता है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। जिसका मतलब है कि हमारे मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं। कितने सेलर्स होते हैं? फ्यू, मतलब कुछ मात्रा में सेलर्स होते हैं। अगर मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, अभी तो वी आई हो गया है, या और कोई है, डोकोमो है, या फिर एमटीएनएल है, या बीएसएनएल है। तो ऐसे ये जो फ्यू कॉम्पिटिटर्स है जो मार्केट में हमें क्या करते हैं, नेटवर्क, फोन के नेटवर्क की या वाईफाई की ऐसी सर्विस देते हैं। तो ऐसे फ्यू मार्केट की जब कंपटीशन होती है, तो इस ओलिगोपोली मार्केट में ये किंग डिमांड कर्व वाली सिचुएशन अराइज होती है। समझ में आ गया? तो ये वो वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। द लेइंग मॉडल एम्फसाइज ऑन अ प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। द मॉडल एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ अ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म के जो लोग हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है ये सिचुएशन में, इस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है इन्होंने थ्रू दिस किंग डिमांड कर्व। ओके। द मॉडल एडवोकेट दैट द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन्स द स्टेबल व्हेन द प्राइस एंड आउटपुट्स आर डिटरमाइंड। जब हम किसी चीज की प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जब हम उन्हें फिक्स्ड करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो उनका बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा रहता है? स्टेबल, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि स्थिर, एक समान रहने की कोशिश करता है मार्केट में। ओके। द किंग डिमांड कर्व को भी समझते हैं। द किंग डिमांड कर्व थियोरी यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाई प्राइस आर स्टेबल इन ओलिगोपोली। ये एक्सप्लेन करेगा क्यों। और जब आपको किसी चीज का व्हाई यानी कि क्यों क्लियर है, तो आपको आगे की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट हो जाती है। इट assumes that if a firm, let us say firm A, increases its price, the other firm will not, as a firm A will lose its market share। अगर कोई एक फर्म ए है, वो अपने किसी प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता है, तो जो फर्म बी है वो क्या करेगा? स्टेबल रहने की कोशिश करेगा। या तो स्टेबल रहेगा या फिर वो भी प्राइस को क्या करेगा? कम करेगा। अगर फर्म बी ने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा? जो फर्म बी है वो अपने मार्केट शेयर को क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? उसका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइस कम नहीं करता है, तो मार्केट में सारे लोग क्या करेंगे? फर्म ए के पास में जाएंगे वो प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या वो प्राइस में सर्विस को परचेज करने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो फर्म बी है, या फर्म सी है, या फर्म डी है, ये लोग अपने प्राइस कम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब जियो मार्केट में आया था नया नया, तो उसने क्या किया था? जो सर्विस है डेटा की, वो हम लोग को फ्री इंटरनेट दे रहा था। ठीक है। फिर उसने 2 साल के बाद में इस जियो के ऊपर क्या किया? इंटरनेट के ऊपर जो पर डे हमें 1 GB मिल रहा था, इसके ऊपर उसने चार्जेस लगाए कि भाई 399 है, 299 में इसमें आपको इतना मिलेगा। अगर वोडाफोन ने, आइडिया ने, एमटीएनएल ने, बीएसएनएल ने ये चीज नहीं की होती, एयरटेल ने अगर उसके जैसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की होती, तो क्या होता? ये लोग मार्केट से बाहर होने लगते धीरे धीरे। तो ये चीज सारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है? या तो फर्म स्टेबल रहने की कोशिश करती है, या फिर फर्म बी क्या करेगी? ए के देखा देखी वो भी अपने प्राइस के अंदर कट शॉर्ट करेगी, ताकि उसके भी मार्केट में शेयर बने रहे, कस्टमर्स मार्केट में उसके भी बने रहे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया रहेगा मैक्सिमम। If firm A was to decrease the price, the other firm would follow, so not to lose the market share in the firm A.
but neither a firm would gain much extra demand. Therefore, the demand curve is more elastic for a price than a price fall. जनरली क्या होता है, प्राइस कम होता है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो और फ्लैटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस कम कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था ये फ्लैटर होने के बजाय फ्लैटर नहीं होके कहीं पर तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेक हुए हुए कर्व को ही हम लोग किंग डिमांड कर्व बोलते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब किंग डिमांड कर्व बनता है बच्चा लोग, तो ये पूरा एक कर्व नहीं होता है, ये पूरा एक कर्व नहीं है। बेसिकली इसके अंदर दो कर्व का मिक्सचर है। कोई एक कर्व यहाँ से आ रहा है और कोई दूसरा कर्व यहाँ ब्रेक हो रहा है। जब ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे जाते हैं कि हमें एक्चुअली वो कैसे दिखता है कि वो किंग डोरा है, वैसा हमें दिखता प्रतीत होता है और वैसा होता भी है एक्चुअली। आगे की स्लाइड में समझते हैं। इसी की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो हमारा एक कर्व हमारा इलास्टिक से बनता है और दूसरा कर्व हमारा इन इलास्टिक से बनता है। जब इन दो कर्व के बीच में, जैसे कि ये एक कर्व यहाँ पर है और ये दूसरा वाला कर्व यहाँ पर है, तो जब ये दोनों के ये वाले पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते हैं, तो हम जब इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इस मिलाने के वक्त में एक यहाँ पर एक ब्रेकेज जैसा क्रिएट होता है। इस ब्रेकेज को, ये एक ब्रेकेज जैसा क्रिएट होता है, इस ब्रेकेज को हमने नाम दिया है किंग। आया समझ में? ये हमारा आउटपुट रहेगा, ये हमारी प्राइसिंग रहेगी और ये मतलब वही हमारा क्वांटिटी डिमांड जैसा रहेगा। ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस की क्वांटिटी डिमांड, और ये प्राइस जब गिरती है, कम होती है, तो उसमें तो एक्चुअली प्राइस इतनी गिरी है, लेकिन आपको चेंज देख समझ में आ रहा है, चेंज सिर्फ इतना है। मान लो कि ये प्राइस मेरी 10 है और ये 5 है, तो 10 के लिए मेरी डिमांड यहाँ पर 80 थी, लेकिन इसके लिए मेरी डिमांड यहाँ पर सिर्फ 70 हुई है। मतलब डिमांड में मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी चेंज होगा, उतना हुआ नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इन इलास्टिक हो जाता है, और यहाँ पर ये इलास्टिक है। यहाँ पर आपको फ्लैटर की प्रॉपर्टी दिखेगी और यहाँ पर आपको कर्व के स्ट्रीपर की प्रॉपर्टी दिखेगी। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, जो कि मैं आपको आई बटन में लिंक कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको कर्व फ्लैटर जैसा दिख रहा है और यहाँ पर आपको कर्व स्टीपर जैसा दिख रहा है। जब इस फ्लैटर और स्टीपर को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, एक जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को हम लोग ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। दिस इज दैट्स इट एक्चुअली। आगे जो भी है वो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के जैसे काम करेगा। फर्म ए चार्जेस लो प्राइस, अदर फर्म फियर कि उनका मार्केट शेयर लूज हो जाएगा, सो दे मेंटेन। अदर फर्म price cuts, all firm share demand increases, only small increases in demand curve for a firm A. इसके बाद में आता है अपना फिर से वही ओलिगोपोली किंग डिमांड कर्व। सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि दो कर्व कैसे हो रहे हैं। तो ये मेरा फ्लैटर वाला और ये मेरा स्टीपर वाला, दिस इज द ब्रेकेज एंड दिस इज हाउ दिस come into the this curve come into the existence. So यहाँ पर मैंने और एडिशनल चीजें डाली हुई कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है। पूरे इकोनॉमी में एक ऐसा मार्जिनल ही टर्म है या एक ऐसे मार्जिनल ही एडिशनली चीज है जो पूरे इकोनॉमी में नेगेटिव की ओर जाती है, जो नेगेटिव बताता है। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कर्व को अंडरस्टैंड करने के, पढ़ने के। एम है टू फुल्ली अंडरस्टैंड द किंग डिमांड कर्व थ्योरी। ऑब्जेक्टिव: define perfect oligopoly and imperfect oligopoly, explain the feature of a competitive oligopoly, identify the barriers or the problems कि आप जब ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री करना चाहते हो तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। इवेल्युएट करना किंग डिमांड कर्व थ्योरी को और उनको एनालाइज करना। बेसिकली ओलिगोपोली फॉर्म के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके बिहेवियर को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी demand. Okay, and criticism: every coin has a two sides, so this also has a criticism. It does not explain the price and output decision of the firm. वो लोग किस basis पे ये decision ले रहे हैं वो नहीं पता. It does not define the level at which prices will set under the maximum profit. Maximum profit क्या होगा, price क्या set होगी, exact आपको idea यहाँ पर ये चीज नहीं बताती है. It does not explain the level of price at which, सिर्फ बताता है कि एक रफली आइडिया देता है कि इतना प्राइस था, इतना ये हुआ, इतना चेंजेस हुआ, यहाँ से ये कर्व बना, यहाँ से ये कर्व बना। एग्जैक्टली क्या प्राइस है, क्या सोचा है, उसके पीछे की रीजन क्या है,
वो एक्सप्लेन नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ प्राइसिंग rather than a tool to explain a why price of one determined will tend to be remain the fix. सो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा कंसेप्ट आज के लेक्चर में खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन दबाइएगा। ये सारे वो चैनल्स हैं जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन करिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाले लेक्चर्स के अपडेट, पीपीटी सारी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाए। आसपास स्वच्छता रखिएगा, प्लास्टिक को यूज नहीं करना है। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।